बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मुल्क की तारीख का एक और अहम दिन मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से दो रेफरेंसेस बकाया थे। एक में उन्हें 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई, साथ में जुर्माना भी सुनाया गया। उसके अलावा फ्लैगशिप रेफरेंस में उनको बरी कर दिया गया। सवाल उठाए जा रहे हैं इस हवाले से कि मियां नवाज शरीफ साहब को क्या इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और यह भी आज कुछ देर पहले आप देख रहे थे, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि बस सजा देनी थी दे दी, लेकिन अगर सजा ही देनी थी तो फिर किसी एक रेफरेंस में क्यों, दोनों में क्यों नहीं? जो इनका फैसला आज आया था, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जो बातें आज अदालती फैसले में सामने आई, तकरीबन 131 सफ़ात पर मुश्तमिल अल अज़ीज़िया रेफरेंस का यह फैसला है। उसका अगर आप बगौर जायजा लें, ऑपरेटिव पार्ट पढ़ें, जो कुछ अदालत ने लिखा है, जो कुछ प्रोसिक्यूशन एविडेंस की तरफ से प्रोवाइड किया गया था, विटनेसेस ने प्रोवाइड किया था, जो कुछ नैब ने प्रोवाइड किया था, और जिन बातों के हवाले से इस अदालती फैसले के अंदर तशरीह और तफसील पेश की गई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एवनफील्ड फैसले से ज़्यादा मजबूत फैसला है। ये मेरी ज़ाती राय है बहैसियत एक कानून के अदना से तालिब इल्म के, कि इसके अंदर जो सुकम मौजूद थे पिछले फैसले के अंदर, इसके अंदर बज़ाहिर वो नज़र नहीं आते। ख़ास तौर पर ओनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, इसके हवाले से भी बड़ी डिटेल्ड बातें कही गई हैं। साथ ही साथ फ्लैगशिप रेफरेंस के अंदर मियां नवाज शरीफ को जब बरी किया गया तो आज बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि मियां नवाज शरीफ साहब को तो उस इकामे के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया जिसका जिक्र फ्लैगशिप रेफरेंस के अंदर ही आता है, यानी कैपिटल FZD कंपनी के हवाले से आता है। तो क्या नाअहली का वो फैसला दुरुस्त था? तो उन लोगों के लिए बसद एहतराम ये अर्ज करना ज़रूरी है कि मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स के ऊपर हुई थी, जिसके हवाले से कहा गया था कि वो रिसीवेबल सैलरी थी, उन्होंने रिसीव नहीं की, जिसको एसेट के तौर पर ट्रीट किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उस हवाले से उनकी नाअहली हुई थी। जबकि आज जिस फैसले के अंदर उनको बरी किया गया है वो यही है कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, नैब कनेक्ट नहीं कर पाई मियां नवाज शरीफ साहब को बादी नज़र में कि वो जो हसन नवाज साहब की प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस है उससे मियां नवाज शरीफ का कोई कनेक्शन है या नहीं। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, इनको जहन में रखना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ आज की तारीख के अंदर एक और बहुत अहम दिन था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में GIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की जाली अकाउंट्स के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। और अगर ये कहा जाए कि एक पूरी केस स्टडी है तो गलत नहीं होगा। फ्लो चार्ट्स पेश किए गए, कनेक्शन पेश किया गया कि किस तरह से मुतअद्दिद जाली अकाउंट से पैसा इकट्ठा करके, उसकी लेयरिंग करके उसको मुल्क से बाहर भेजा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक ज़ाहिरी बात है इससे है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। पीपल्स पार्टी यही कहती रही है माजी में GIT के हवाले से, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब फैसले कर रही थी या इंक्वायरी कर रही थी कि GIT ने काम किया है तो बड़े मुस्तनद अंदाज में किया है। लेकिन आज जब ये GIT की रिपोर्ट सामने आई तो इस पर सवाल उठा दिए गए। शायद ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, जिसको जब जो जहां अच्छा लगे वो उस पर बात करता है। लेकिन मुल्क में अगर एहतसाब होना है तो उसका म्यार क्या है, कैसे एक्सेप्टेबल हो एहतसाब सबको। इसी पे आज का प्रोग्राम है। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, फैसलाबाद से। सेनेटर अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए इस्लामाबाद से मौजूद हैं। जनाब आजिज़ धामरा साहब फॉर्मर सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा है, वो मौजूद है मेरे साथ। और जनाब सलीम साफ़ी साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी और प्रोग्राम जिरगा के होस्ट मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब बात यह है कि आपसे ही बात का आगाज़, क्योंकि दो हमारे पास इशूज़ हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का अपनी जगह मौजूद है, उनका फैसला आया। आसिफ जरदारी साहब के हवाले से एक GIT रिपोर्ट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। लेकिन ये अजीब बात है, आप कहते हैं कि नहीं फैसला तस्लीम भी नहीं करते हैं। अगर तस्लीम नहीं करने तो फिर दोनों मत कीजिए जिसमें बरीयत भी हुई है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि फैसले दुरुस्त हुए हैं तो जो बरी हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब जिसमें, फिर मानिए वहां पर अदालत ने इंसाफ किया है। और जहां दूसरी साइड पर अल अज़ीज़िया रेफरेंस की बात थी, वहां पर अदालत के सामने यकीनी तौर पर कुछ ऐसा आया होगा जिसकी बिना पर उन्होंने सजा दी है मियां नवाज शरीफ साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। एक तो बिल्कुल हमने किसी सूरत ये नहीं कहा कि हम फैसले नहीं मानते। हम ज़रूर हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि हमारे फैसले के ऊपर रिजर्वेशन ज़रूर होती है। हम जजमेंट को डिस्कस करते हैं, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है कि जो भी जजमेंट आए उसको हम अपने तनाजर में देखें और उसको डिस्कस करें। और फिर उसके अगर रिव्यू या अपील फाइल होती है तो हम उन्हीं पॉइंट पे जाते हैं अपील या रिव्यू फाइल करने के लिए, जो हम समझते हैं कि ये हमारे हक में है या हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जो चीज़ें हमने एजिटेट की हैं वो ये नहीं आई हैं।
देखिए ये जो तीनों केस आपने अभी गिनवाए हैं, ये जब एक पनामा का केस आया, फिर उसके नीचे JIT बनाई गई, फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, ये आपसे बेहतर कौन जानता है कि आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बाहर करता है कि किसी एक जुर्म के ऊपर 3 तरह के केसेस नहीं फाइल किए जा सकते थे। एक ही केस होना चाहिए था। 12 सुप्रीम कोर्ट ने तारीख में पहली दफ़ा कहा कि ये 3 रेफरेंस फाइल कर ले। पहले एमन फील्ड का रेफरेंस आया, बशीर साहब ने जजमेंट दी जो जज थे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई भी मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का केस साबित करने में नाकाम रही है। प्रोसिक्यूशन के खिलाफ करप्शन का कोई केस नहीं था। जब हाई कोर्ट में आया तो आपने देखा कि हाई कोर्ट के जजेस ने उसके ऊपर क्या बात की है, लेकिन चूंकि वो अभी हाई कोर्ट में है, सजा जरूर सस्पेंड हुई है, उन्होंने अपील सुननी है। ये दोनों रेफरेंस आए थे। दोनों रेफरेंस के ऊपर जो आपने खुद कह दिया कि फ्लैगशिप का क्या हुआ, और दूसरा जो अल-अज़ीज़िया का था वो हमारे खिलाफ केस क्या था। वो कह रहे थे कि ये प्रॉपर्टीज आपकी हैं, ये पैसा यहाँ आपने भेजा है, और ये पैसा जो है ये उन पैसे की वजह से खरीदी गई, और इसके जो पैसे का प्रॉफिट है वो आपको मिलती है। हमने उसमें डिफेंस इसलिए कुछ चीज़ नहीं ज़्यादा दी कि हमने कहा कि पहले आप साबित करें। मुनीब साहब, मैं ये कहूँ कि आजा लाहौर मुनीब साहब का है, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है नैब ला में, कि पहले ये मुझे ऑनेस्ट आप ये प्रूव करनी होगी ये बात, तब आप ऑनेस्ट आपने फैसला अगर पढ़े। अगर भाई साहब गुजारिश के साथ 2 बातें, अब आपने अपना जो जवाब था वो पेश किया, मैं इसमें अर्ज करूं। पहली बात तो ये, जब मैंने कहा कि फैसला मानना या ना मानना, आज खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब खुद कहते हैं कि बस सजा देनी थी दे दी। आप ये बात जब कहते हैं तो फिर आप पूरे कानून के, हमारे मुल्क के अदालती निजाम पर सवाल उठा देते हैं, एक आम पाकिस्तानी के लिए भी। दूसरी बात ये कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटे से भी बेशक पैसे वसूल किए हैं, वो बेटे और बाप का बेशक ताल्लुक है, आपका दफा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कम से कम ये तो साबित करना किसी का काम था, मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे का ही काम था कि वो आए, अपने वालिद को इस मुश्किल से आजाद करवाएं, बताएं कि वो पैसा कैसे यहां से रिमिट हुआ, उन्होंने कैसे बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए, कुछ ना कुछ तो बताना था ना। अगर आप 131 सफ़े आज भी पढ़ लीजिए, मुतअद्दिद दफा अदालत ने यही लिखा है कि नहीं बताया गया, मौके दिए गए, नहीं बताया गया कि पैसा कैसे गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसका एक 2 तराज़े से इसको देखना होगा। एक तो यह कि एक केस मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ था। मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी भी नहीं कहा कि ये मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं है, और ना ही बच्चों ने कभी कहा कि ये हमारी नहीं है। वो केस अलग है, हम डिस्कस कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब का केस। मियां नवाज शरीफ का केस प्रोसिक्यूशन बुरी तरह साबित हो गई है इस साबित करने में कि क्या ये पैसा मियां नवाज शरीफ साहब ने किसी किकबैक के जरिए लिया था, यहां से उन्होंने पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया था, या ये प्रॉपर्टी जो है कभी भी उनके नाम रही है, जो इन्हें साबित करनी थी। अगर ये साबित कर देती प्रोसिक्यूशन तो फिर हम बताते कि ये प्रॉपर्टी हमने कहां से खरीदी है। लिहाजा भाई साहब साबित करने में अदालती फैसले के अंदर तो ये बात क्लियरली लिख दी गई है कि आपने एस्टैब्लिश नहीं किया, बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम है। इस अदालती फैसले के अंदर जो मैंने अर्ज किया ना, जो नैब लॉ को तो आप देखें सर, मैं वही नैब लॉ के हवाले से बात कर रहा हूं सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, मैं तो उस हवाले से बात कर रहा हूं, जजमेंट पढ़ के बात कर रहा हूं, मैं तो उसको पढ़ के और नैब लॉ के सामने रख के बात कर रहा हूं। मैं उसी पे आ रहा था। मैंने अपना डिफेंस कहा कि हमने ये डिफेंस क्यों लिया है और क्यों नहीं दिया। अब जजमेंट आ गई है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जब भी कभी फैसला दिया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई देख रहे कि किसी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने किसी को छोड़ती है, उसके ऊपर एक प्रेशर होता है। खास हालातों में केसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट सुनती है, हर दौर में अकाउंटेबिलिटी की कोर्ट के आप केसेस देख रहे हैं। ये केस अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सस्टेन कर गया, जिस तरह एमन फील्ड के केस के साथ हुआ, तो फिर आप देखना वो तो सवाल आपका अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अभी ऐसे हालातों में हमारे खिलाफ ट्रायल हो रहा है, जो हमारे खिलाफ ऐसा ट्रायल हो रहा है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस पर सवाल उठाया जाता है, भाई साहब जिस पर सवाल उठाया जाता है वो कहते हैं एहतसाब दुरुस्त नहीं हो रहा। मैं जरा धामरा साहब से पूछता हूँ। धामरा साहब, बात यह है, आपकी जमात हमेशा कहती रही मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जब ये पैनमा के बाद JIT बनी कि बड़ी अच्छी JIT है, उसने बड़ी तफसील से काम किया है, तो ये JIT जो जरदारी साहब के हवाले से जिसने आज पूरा फ्लो चार्ट पेश कर दिया, ये भी युगंडा की तो नहीं थी, ये भी पाकिस्तान के अफसरान थे, ऑनरेबल लोग थे, मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे हुए मुख्तलिफ इदारों के अंदर। जिन जिन अफसरान के ऊपर आपको एतराज था, सुप्रीम कोर्ट ने नजफ कुली मिर्जा साहब पे एतराज था, उनको साइड पर कर दिया। बशीर मेहमद साहब पे एतराज था, वो इस JIT का हिस्सा ही नहीं थे। इस JIT को एहसान सादिक साहब हेड कर रहे थे। पूरी DIT ने बड़ी तंगदही से काम किया। ये आज आपके ओपोनेंट्स यानी PTI कह रही है कि काम किया, इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी।
आज आप कह रहे हैं कि ये JIT भी खराब है, इन्होंने यकतरफा किस्म की बातें कर दी। तो ये जब आपके मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात होती है तो आपने कहा JIT बड़ी अच्छी है, वो भी मुल्क के ही लोग थे, अफसर थे जिन्होंने काम किया। आज आपके हवाले से तो आपको JIT बुरी लग रही है। हमारा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा सवाल किया मुनीब आपने कि ये डिफरेंस क्या था इस JIT में और वो जो पनामा केस की JIT थी उसमें फ़र्क था। देखें, बुनियादी तौर पर वो जो JIT बनी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन मुतल्लिका इदारों को ख़त लिख के ये कहा कि आप अपने इदारों में से वो क्रेडिबल अफसरान जो हैं उनके नाम की लिस्ट जो है वो कोर्ट को फराहम करें ताकि कोर्ट जो है वो JIT फिर बनाए। फिर नाम आए, फिर JIT बनी। अच्छा और यहाँ पर ये हुआ कि एक DG FIA ने खुद से नाम चूज किए और वो नाम आगे कर दिए और उसमें बिल्कुल आपने कहा कि हमने एतराज़ात किए क्योंकि उसमें एक ऐसा शख्स भी था जिसके खिलाफ FIR है, आसिफ अली जरदारी साहब की। JIT बहरहाल बन गई। खुद हुकूमत ने इस JIT को कंट्रोवर्शियल कर दिया और अब इस JIT को अगर JIT लीक्स कहें तो उसमें गलत नहीं होगी। उसका सबब यह है कि जब मैं नहीं कह रहा, सहाफती हलकों से ये बात सामने आई कि JIT जब ये रिपोर्ट जो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, एक डॉक्यूमेंट था, वो जमा कराने से पहले अकाउंटेबिलिटी के एडवाइजर शहजाद अकबर साहब जो है वो JIT के अराकीन से रात गए तक मुलाकात करते हैं। उसके बाद 4 दिन के बाद वो खुद आके कहते हैं सर JIT रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा फाइनल नहीं है। धामरा साहब ठीक है, लेकिन मुझे तो ये जो बयान बदलते हुए नजर आते हैं ना, इसका भी अलाउ तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था सर, इसको भी अलाउ तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। आखिरी बात सुन ले। देखें, मैं वही सवाल कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया और JIT ने काम शुरू किया, वो डॉक्यूमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकल कहा कि ये आप पब्लिश नहीं कर सकते किसी भी सोर्स से, अगर जब तक वो प्रॉपर्टी कोर्ट को वहां पर सबमिट नहीं कराई जा सकती, तो फिर किस तरह ये वजीर बोलते रहते थे कि JIT में ये चीजें है, ये गिरफ्तारी होगी। अच्छा चले, आपको इसके हवाले से सवाल है के एडवाइजर साहब को क्या जरूरत। अच्छा, आपको क्या लगता है अकाउंटेबिलिटी के एडवाइजर ने क्या कर लिया होगा? उन्होंने क्या कर लिया होगा? शहजाद अकबर साहब ने इस JIT के पास जाके क्या कहा होगा कि झूठी चीजें लिख दो, झूठी चीजें लिख दो। देखें मुनीब भाई, ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। ये तो खुद सोमोटो एक्शन की तरफ जा रही है कि खुद वो इदारा सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकता है कि क्यों इन्फ्लुएंस किया गया उस JIT के। बट सवाल ये ना, ये आपकी असर्शन जरूर है कि आपका शक है, आपका शक है, लेकिन यहाँ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है। धामरा साहब, मैं इस पे शक नहीं, वो एडमिट कर रहे हैं। चले ठीक है, लेकिन मैं बात यह ना, आपकी जो बात खुद एडमिट कर, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह मौजूद है। मैं जरा फरूख हबीब साहब के पास आऊंगा, लेकिन जारी बात है वो हुकूमत है आखिर से। लेकिन एहतसाब के हवाले से सवाल है सलीम साहब, एक सवाल बड़ा अहम है कि पता नहीं कौन सा म्यार होगा एहतसाब का। जैसे तो हम तो खैर आम पाकिस्तानी हैं, कौन ये अब मुस्लिम लीग नून का देख लीजिए, कौन सा एहतसाब है जो उन्हें कबूल है? पीपल्स पार्टी के हवाले से JIT रिपोर्ट या जरदारी साहब के हवाले से कौन सा एहतसाब उन्हें मंजूर है? कल जब हुकूमत खत्म होगी PTI की, शायद PTI के लोगों के हवाले से, किसी के हवाले से JIT बनेगी या कोई स्कैम होगा, अगर हुआ तो वो भी कहेंगे कि नहीं जी एहतसाब दुरुस्त नहीं है। तो एहतसाब है कौन सा दुरुस्त? फिर देखिए, एहतसाब तो वही दुरुस्त होगा जो हकीकी मानों में एहतसाब होगा। पाकिस्तान में कभी भी एहतसाब हुआ नहीं है, बल्कि आप देखें, अब जब भी हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक ने इसका नारा बुलंद किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन को सियासत में फ़रोग़ उसी जनरल ज़ियाउल हक ने दिया। फिर आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने एहतसाब का नारा बुलंद किया, वो जो घंटी आती थी और इतना मोहलत हो गया, उसने क्या किया? फिर एक मुस्लिम लीग काप बनाई, जो उधर आ जाता था वो साफ़ हो जाता था, जो उधर नहीं आता था उस पर नैब के केसेस बन जाते थे। फिर सिर्फ इनका नहीं, बदकिस्मती ये कि माजी में ख़ुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी, खुसूसन मुस्लिम लीग नून ने एहतसाब के नारे को पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जितना ये नाम और ये लफ्ज़ बदनाम हुआ है, उतने शायद हमारे पीपल्स पार्टी की क़यादत भी बदनाम नहीं है, या PTI उतनी बदतमीज़ी के लिए बदनाम नहीं है जितना कि ये नाम जो है एहतसाब वो पाकिस्तान के अंदर डिस्क्रेडिट और बदनाम हुआ है। अब आ जाए मौजूदा इस मामले पर। हाँ, ये अब देखिए, एहतसाब की पहली क्वालिटी, आप ख़ुद एक लॉयर हैं, आप समझते हैं बेहतर कि एहतसाब की रूह ये है कि नंबर 1 वो ताकतवर से शुरू हो के नीचे तक जाता है।
पाकिस्तान में हमेशा जो ताकतवर होता है वो एहतिसाब से मुबर्रा होता है, जो इक़्तिदार में होता है वो एहतिसाब से मुबर्रा होता है, वो मुहीत बमाजी होता है अमूमन। एक दूसरा, एहतिसाब की रूह ये होती है कि वो अक्रॉस द बोर्ड होता है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा कथा कलामी ये जो बात आप कह रहे हैं दुरुस्त है, लेकिन ये जैसे जो पिछला दौर था उसके अंदर तो ये शायद एस्टेब्लिश हुआ, मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे, वज़ीर आज़म थे, एहतसाब हुआ, आसिफ जरदारी साहब एक बहुत बड़ी जमात के को चेयरपर्सन है, उनकी जमात की सिंध में हुकूमत है, एहतसाब हो रहा है। मेरा सवाल तो ये ना कि सर कबूल कौन सा होगा? जिससे पूछे वो कहता नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, ये मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो पता नहीं मेयार कौन सा है फिर? देखिए, एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, बल्कि इस कौम को इस वक्त जो सज़ा मिल रही है वो तो इन दोनों जमातों की क़यादत की गलतियों का और उनके ब्लंडर्स का ही नतीजा है। अगर ये लोग अपने दौर में एहतिसाब के लिए कोई निज़ाम बनाते तो इस तरह ना होता। अब मसलन मुझे बड़ी खुशी होती, मैं कभी उसको, कि जो हथकड़ी वो डॉक्टर शाहिद मसूद को लग रही है, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लग रही है, अगर वो हथकड़ी परवेज़ मुशर्रफ और राव अनवार को भी लगती तो मैं फिर समझता कि हाँ, इस मुल्क में इंसाफ हो रहा है। बिल्कुल जरदारी साहब के माली मामलात भी साफ़ नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब भी अपने आप को साफ शफाफ साबित नहीं कर सके हैं, लेकिन जो कुछ उनके साथ हो रहा है अगर वही कुछ जहांगीर तरीन के साथ भी हो रहा होता, अगर परवेज़ मुशर्रफ से भी बाहर की जायदादों का पूछा जाता, अगर उसको मसलन हमने सिसिलियन माफिया मशहूर किया था नवाज शरीफ को, अब ये कैसी सिसिलियन माफिया है जो बड़ा सर झुका के अदालत में आ जाती है, कभी जेल चली जाती है, कभी वापस चली जाती है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का कोई बाल भी का नहीं कर सका, उनको कोई अदालत। तो आप बताइए कि माफिया का डेफिनेशन किस पे साबित आती है? और फिर एक और सवाल कि देखें, पहली बात तो ये कि अब मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि जिस तरह किसी ज़माने में दोनों पार्टियों का गन जमा हो गया था मुस्लिम लीग काप में, इसी तरह इस वक्त मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का सारा गन जमा हो गया है पीटीआई में, उसको जमा कराया गया। मतलब उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? ये वो रिपीटेड सवाल है। नहीं, वो रेफरेंस के स्टेज पे गिरफ्तार नहीं होते। हाँ, नहीं, अच्छा, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। मैं एग्जैक्टली इसी पे आऊंगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ठीक, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं जरा फारूक साहब से इसलिए सबसे आखिर में पूछना चाह रहा था कि हुकूमत से को ही टारगेट इस हवाले से किया जा रहा है कि हुकूमती वुज़रा को कैसे पता होता है कौन पकड़े जाना है, किसके खिलाफ क्या आ रहा है। फारूक हबीब साहब, ये धामरा साहब ने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था कि बल्कि हुकूमत से ही वो सवाल कर रहे थे कि क्या ज़रूरत है, एहतसाब के मुशीर हैं जनाब शहजाद अकबर साहब, उन्हें क्या ज़रूरत है JIT के लोगों से मिलें या JIT के पास फॉर दैट मैटर जाएं? अगर एहतसाब का काम हो रहा है, जब आपका बयानिया ये है कि इस एहतसाब से या इन केसेस से आपका अभी तक कोई ताल्लुक नहीं, आपने तो ये शुरू भी नहीं थे किए, तो गदला नहीं होना चाहिए इस एहतसाब को? ये तासुर क्यों नहीं जाहिर कर पा रहे आप? और हर फैसला जो आने वाला हो, हर मामला जो कि अदालत के सामने हो या नैब के सामने हो, उस पर आपके वुज़रा कॉमेंट करते हैं, ऑपोजिशन को एतराज़ होता है इस पर कि आपको ये सारी बातें कैसे पता और आप क्यों इन्फ्लुएंस करते हैं इसे? फारूक साहब। देखिए मुनीफ साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आज एक चीज़ तो फैसला हो गया कि इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून की हाकमियत कायम हो गई है, और जो भी मुल्क को लुटेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, उसका एहतसाब होगा, और एहतसाब जो है वो किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो सकता। और ये अमल जो है बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आपस में मुका करके इन लोगों ने रोका हुआ था, और इन्होंने कभी एहतसाब के अमल को आगे सही मानों में बढ़ने ही नहीं दिया था। और मैं ये समझता हूँ कि आज का जो फ़ैसला आया है ये एक तारीखी फ़ैसला है, और यकीनन जो है वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और इसका उर्दू तर्जमा भी जो है बहुत जल्द इनके पास पहुँच जाएगा ताकि इनको समझ आ जाए इसकी, और जो एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं। और मियाँ साहब वादे लिखा हुआ है फैसले के अंदर कि वो अपनी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से उनको सजा दी गई है, और जिन लोगों का ताल्लुक पीटीआई से है उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनको क्यों नहीं पकड़ते? ये सारे आपसे यही पूछते हैं ना कि बाबर अवान साहब का रेफरेंस फाइल होगा, उनको कोई नहीं पकड़ता। देखें मैंने बड़ी तफसीलन सबकी बात सुनी, मुझे अब मेरी बात भी सुन लें, थोड़ा हौसला रखें। देखें बात यह है कि जहाँ तक रही बात, आपने बात की कि ये देखें एक तासुर है जो अपोजिशन की तरफ से बारहा बात की जाती है और इसको फैलाया जाता है। ये वो केसेस हैं जो कि इनकी अपनी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस शुरू हुए, और जहाँ तक रही बात आपने कहा कि वुज़रा को कैसे पता चल जाता है कौन जेल जाने वाला है,
तो ये तमाम तर चीज़ें कोई छुपी हुई तो नहीं है, डेली बेसिस के ऊपर जो है वो मीडिया के ऊपर ट्रायल भी हो रहा है और चीज़ें सामने भी आती रही। उसी की बुनियाद के ऊपर अगर कोई अपनी राय कायम आपके करता नजदीक था, ये एहतसाब उसको फेयर हो कोई- रहा है उसको- फारूक साहब, एहतसाब फेयर हो रहा है? मेरा सवाल आपसे जी, यही है। मैं देखें मैं ये समझता हूँ कि ये जो एहतसाब का अमल है इसने अक्रॉस दी बोर्ड आगे बढ़ना है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना है और इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। चाहे कोई जितना मर्जी ताकतवर हो, जिसका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन के अच्छा, ऊपर मैं हो, दो हम कभी एक दो ये सवाल नहीं अगर कहेंगे फारूक साहब मैं कि आपसे किसी पूछना के खिलाफ- चाहूंगा, एक दो किसी सवाल के पूछना खिलाफ चाहूंगा। इंतकामी कार्रवाई हो ठीक रही है, अब ये जरा बता दीजिए कि सवाल ऑपोजिशन का ये है, क्योंकि मैं आपके सामने रख देता हूं कि जी अलीम खान साहब के हवाले से नैब में तहकीकात चल रही हैं। ऑपोजिशन ये कहती है वो स्नेल स्पेस पे है, उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। डीजी नैब ने जियो के प्रोग्राम में कहा था जी कि हमने खत लिखे हुए हैं, जवाब आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। उनके हवाले से कोई कार्रवाई वो स्पीड पे नहीं हो रही। बाबर अवान साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो गया, अभी सलीम साहब ने कहा बाकायदा ट्रायल चल रहा है, उनको किसी ने गिरफ्तार करने की जहमत नहीं की। इसी तरह मालम जब्बा केस का स्कैंडल है, लोगों को बुलाया जाता है, इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी को गिरफ्तार करने की जहमत नैब ने नहीं की। ये वो फैक्ट्स हैं जो कि फिर आपका बयानिया जो कि मौजूद है अपनी जगह पर कि हमारा इस एहतसाब से कोई ताल्लुक नहीं, हमने कोई केस नहीं बनाया, उसे मुंह चढ़ाता है, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है जो कि ऑपोजिशन कहती है और वो रोज आके हमारे सामने बात कहते हैं। देखें मुनीफ साहब, मामला बड़ा सादा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो नैब का एक्ट बनाया गया और इसको कहते हैं मुशर्रफ ने बनाया, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, नवाज शरीफ की हुकूमत भी रही, और अगर इनको कुछ मामला थे ये जो आज बातें कर रहे हैं तो नैब के कवानीन को चेंज कर लेते। ये तो चेयरमैन नैब के पास इख्तियारात हैं, उनकी पावर्स हैं, उन्होंने उन पावर्स को जो है वो इस्तेमाल करना है। मुझे आप ये बताएं कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब रेफरेंसेस चल रहे थे क्या उनको गिरफ्तार किया गया? इन्हीं रेफरेंसेस के दौरान जो है मियाँ साहब जो है रेफरेंसेस के दौरान अभी ज़मानत के ऊपर इन केसेस के ऊपर ट्रायल्स पे जाते रहे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तो जो है वो चेयरमैन नैब की उनकी पावर्स हैं, उनको इस्तेमाल करें। आपका सवाल उस वक्त बनता है जब अलीम खान के खिलाफ हुकूमत ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इंक्वायरी बंद करवा दी हो या बाबर अमान के खिलाफ जो है शहजाद अकबर, अच्छा चले इल्जाम ये उस वक्त है। धामरा साहब ने कहा कि क्यों मिले शहजाद अकबर साहब, कर लेने शहजाद अकबर साहब क्यों मिले? शहजाद अकबर साहब तो देखें, शहजाद अकबर साहब ने तो डिनाई किया अपनी मुलाकातों को। उन्होंने जिस चीज़ का हवाला, इन्होंने किसी पर्टिकुलर मुलाकात की किसी खास दिन जो जरदारी साहब की JIT है उसके हवाले से इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उनके साथ मुलाकात हुई है, उसको उन्होंने निगेट किया है। अब जो है वो एसेट बियॉन्ड, जो एसेट स्टोलन हैं उस हवाले के ऊपर शहजाद अकबर साहब काम कर रहे हैं। उसके हवाले से अगर कोई नैब के पास उन केसेस की जो कि मुल्क से लूटा हुआ पैसा बाहर गया हुआ है, असासे बाहर पड़े हुए हैं, आपके इल्म में है कि जो बैरून मुल्क ममालिक हैं उन ममालिक के साथ आपको जो अपने MOUs साइन करने हैं, उनके साथ कवानीन के साथ आपको एग्रीमेंट्स करने हैं, ठीक है, उस हवाले से मुल्क की लूटी हुई दौलत भी वापस लेके आनी है। शहजाद अकबर साहब तो उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, जी देखें अब गुजारिश सुन लें। देखें मामला ये है कि अगर कोई मामला ऐसा है तो ये अपना जाके अपने आप को अदालतों के सामने मासूम साबित करें। रसीदें इनके पास नहीं है, असेंबली के फ्लोर पे इनका बयान कुछ होता है, अदालत में आके ये बात तो फैक्ट है ना कि अदालत ने सब बातें जो आप कह रहे हैं अदालत ने फैसले में लिख दी अपने खराब हैं, अदालत ने फैसले में लिख दिया। जवाब बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने देना था या उनके साहबजादों ने देना था। ये बात अदालत ने फैसले के अंदर भी कही गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादों को आना चाहिए था। मैं धामरा साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात जो कि मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगा। भाई साहब, माजी में दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, एक दूसरे के खिलाफ बहुत सी बातें करते रहे। अभी रिसेंटली भी जरदारी साहब के एसेट्स के हवाले से, उनकी शुगर मिलों के हवाले से ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे थे कि वो बचे देती हैं, वो कैसे इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेट आसिफ जरदारी साहब के पास। और जो अनवर मजीद साहब ने बहुत से PMLN के लोग कहते थे लूट मचाई हुई थी जरदारी साहब के नाम के ऊपर सिंध के अंदर, AD ख्वाजा साहब तक को शटअप कॉल, माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, दे दी जाती थी। वो IG थे सिंध के, उनका इख्तियार कोई नहीं था, उसे सल्ब कर लिया गया था। तो आज क्या रवैया है आपका जब JIT रिपोर्ट सामने? आपको लगता है हाँ यार JIT ने काम बड़ा अच्छा किया है, ये देखें इतनी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इतना ज्यादा सब कुछ हुआ है, नजर से तो गुजरा होगा आपके भाई साहब? देखें मुनीब साहब, मैं बिल्कुल इससे
डिनाई नहीं कर रहा कि कोई आदमी भी पाकिस्तान के अंदर है, मैं हूँ, हमारे लीडर्स हैं, पीपल्स पार्टी है, और अगर आज मौजूदा हुकूमत है तो इसका एहतसाब होना चाहिए। और अगर किसी ने मुल्क को लूटा है और मुल्क के अदारों को नुकसान दिया तो उसका जरूर एहतसाब होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और जिस पर लोगों को यकीन होना चाहिए। लेकिन जिस आदमी पे आप इल्ज़ाम लगाएंगे, मेहरबानी करके उसको ये राइट दें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है कि फेयर ट्रायल का हक उसे दें कि वो अपने आप को साबित करेंगे मेरे पर जो एलिगेशन है वो ठीक नहीं है। अब ये जो JIT का मामला आ गया जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जरदारी साहब की ले लेते हैं। देखें JIT को अदालत नहीं ट्रायल में कोई कोर्ट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं आ गई है। सर आप सुन तो ले सर, मेरी यार सुनिए, एक बात कहूंगा सर, अदालत के सामने सर ट्रायल कोर्ट था ना मियां साहब का, सर मौके तो मिले, मतलब जवाब यही देना होता है सर, और वहां पर कोई माजिद के साथ कसीदा थोड़ी पढ़ना है। उनके साहबजादे आ जाते, बता देते यार कि हमारे कैसे गए हैं पैसे, कहां से कैसे एक्युमुलेट हुई है वेल्थ। आपने 2 सवाल पूछे, मैं जरा JIT पे 1 मिनट लेके फिर उस पर आता हूँ। JIT जो आज की आई है, जो हमारी भी आई थी, आज अदालत ने कहा कि मल्टीमीडिया पर इसको चलाएं, सारी दुनिया में ये खबरें चल गई हैं, आज टॉक शो भी कर रहे हैं, ये ट्रायल भी हो रहा है, उनके नाम भी लिए जा रहे हैं, और कल ये साबित हो जाए कि ये सारी बातें जो JIT ने कही थी ये सच्ची नहीं थी। जिस तरह हमारे केसेस में जो मियां नवाज शरीफ साहब पे सारे एलिगेशन लगे थे, वो एक एलिगेशन भी JIT के जितने भी लगाए थे वो सारे साबित नहीं हो सके, सारा झूठ था, सारी मनगढ़ंत थी, सारी एक वजह थी मियां नवाज शरीफ साहब को और सियासी जमात को नुकसान करने के लिए एक माहौल पैदा करना था इलेक्शन से पहले, ताकि इस जमात को जो इलेक्शन जीतना था वो ना जीत सके और किसी और को लाए। मतलब आप कह रहे हैं जो परसेप्शन का लॉस है, आप कहते हैं कि परसेप्शन का लॉस गलत है, ठीक नहीं है। लेकिन सर ये इसका तो आप हिस्सा रहे हैं। अब भाई साहब आप बहुत मोहतरम है सर, इसका तो आप हिस्सा रहे हैं, इस मीडिया ट्रायल का, इस तमाम कैंपेन का, मुस्लिम लीग नून। अब मैं माजी की बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, ये रिसेंटली बात कर रहा हूँ, 8-10 महीने की पहले की, जब आप बाकायदा तौर पर इल्जामात लगाते हैं जरदारी साहब पे उनकी करप्शन के हवाले से कि उन्होंने बड़ा कुछ कर दिया है। जरा उसका जवाब देखिए एक बात होती है जो अपोजिशन पार्टी एक दूसरे के बारे में करती है, अपोजिशन पार्टी हमेशा दुनिया सारी में जमातें देख लें, अभी आप अमेरिका का मामला देख लें, ट्रंप का देख लें, और उनकी पार्टी हिलरी के इलेक्शन देख लें, यहाँ अभी यूरोप के इलेक्शन देख लें, ये सियासी जमातें एक दूसरे के बारे में करती हैं। अदारे और अदालतें जो हैं वो ट्रायल किसी का इस बेसिस में नहीं करती कि JIT की रिपोर्ट आ गई है और जजमेंट दे दे कि आज सारी दुनिया में बता दे कि ये मामला, कोर्ट ने कहा है कि JIT रिपोर्ट खराब होते हैं, मामला ठीक नहीं होते सर, JIT रिपोर्ट फाइनल नहीं है, इसलिए आपका मामला भी ट्रायल कोर्ट के पास भेजा गया। आज उन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, उन लोगों के पगड़ियां उछाली जा रही हैं, यही पगड़ियां ये खाली जलसों में नहीं, हमारे बारे में टॉक शोज के अंदर अदालत ने हर साबित जगह कर पर दिया बातें कि कोई की गई हैं। करप्शन मियां नवाज शरीफ ने नहीं की। सर बात ये है कि करप्शन मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पहले करप्शन का कोई केस था, आज है। भाई साहब बात सुनने ना सर, गुजारिश है, आज भी एसेट बियॉन मींस का वो पूरा जस्टिफाई किया है कोर्ट ने कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा क्यों दी है। जब सवाल पूछा जाएगा आपकी वेल्थ के हवाले से, अब भाई साहब ने एक घर लिया है, आपने ही सर बताना है कि वो घर आपने कैसे लिया है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो नैब का कानून उसको डिटेल में अगर आप पढ़े सर तो उसके अंदर लिखा हुआ है, फिर यही प्रिजम्पशन होगी कि ये खुदा न खास्ता घर बदउनवानी के पैसे से बनाया गया। मेरा सवाल यही है आज भी। लेकिन जो आपका बात है कि परसेप्शन लॉस है सियासतदानों का या सियासी जमातों का, मैं जरा सलीम शाफी साहब से पूछना चाहूंगा, शाफी साहब ये इसके बारे में हम क्या एक जी एक मिनट अगर मुझे सिर्फ एक जवाब देने दें, एक जवाब जी। एक देखिए ये केस इस तरह बिल्कुल नहीं था, केस ये था कि हम बार बार उनको कह रहे थे, हमारे खिलाफ एलिगेशन है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, मैं मसलन मुनीब साहब कह दूं कि आपके 10 प्लस है, हम उन्हें कह रहे थे कि ये मालकियत आप साबित करेंगे, ये मियां नवाज शरीफ साहब की मालकियत है कि नहीं है, ये क्या पैसा मियां नवाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बेचा है, साबित करें, ये साबित करें कि कोई किक बैक हमने लिया है। बच्चों का मामले में कभी हमने नहीं कहा कि उनकी नहीं, हम आज भी कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, वो उसके मालिक हैं, उन्होंने खुद बनाई है, उन्हें अपने दादा ने हेल्प सर, लेकिन उसके अंदर भी कोर्ट ने बड़े वैलिड सवाल उठाए थे ना की हद तक कोई चीज साबित नहीं हो सकी, तो हम क्यों देखिए सर कोर्ट ने बड़े वैलिड सवाल उठाए थे जिनका जो सेटिस्फैक्टरी आंसर है वो नहीं दिया गया। ये भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं बसद एहतराम आपके बच्चे तो मियां साहब के हैं ना, नहीं चले वो आप कोर्ट ने हर चीज लिख दी है बीच उसके अंदर फैसले के अंदर। पाले भी उन्होंने माशाल्लाह बड़े हट्टे कट्टे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़ी अच्छी फरूख साहब अब आपको किसी की सेहत पे भी एतराज हो गया है। फरूख साहब तो अरबों खरबों के मालिक हैं और फरूख साहब जाने दें अब आपको किसी की सेहत पे भी एतराज है। ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो अपने बाप की गवाही देने नहीं आए मुल्क के अंदर, मैं तो ये हैरान हूं। अच्छा जी चले ये बात तो कोर्ट ने लिखी, गवाही नहीं, उनको वो शहरी नहीं थे, उनके जहाँ जहाँ जब
जब बाप वजीर आजम था तो यही घूमते थे, उस वक्त शहरी थे। अच्छा नहीं, जब लेकिन एहतसाब देखिए मेरी शुरू हुआ बात तो सुनिए, खौफ से डर के ये भागे। आर्गुमेंट जो कानून है के मुताबिक बात करें ना, लॉ के मुताबिक बात करें सर, वो कानून के मैं मुताबिक तो बात लॉ के भाई साहब मुताबिक यही ही है कर रहा ना भाई साहब, गुजारिश ये है, कानून के हिसाब से बात ऐसी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को बताना था, ये बात आप पता नहीं क्यों नहीं तस्लीम करती मुस्लिम लीग पहले नून। नैब को बताना था, नैब को सबक सर, करने के लिए प्रॉपर्टी यूज किया, फिर उनस मियां मैं नवाज शरीफ आपको को बताता कि वो मैं बताते आपको बड़े कि ये मैंने मुअद्दबाना कहां से बनाई तरीके है। से अर्ज करूंगा भाई साहब कि आप आज का फैसला आप 131 नैब से ला बाद में में सर किसी और को भी बुला ले, मुझे भी बुला ले, मुझे नैब मैं ला को आपको भी अर्ज आगे करूंगा, आप रखेंगे, इसे साबित जरूर करूंगा कि ये पढ़िएगा, पहले इस फैसले को जरूर prosecution ने पढ़िएगा साबित भाई करना साहब। होता है कि ये प्रॉपर्टी फलां आदमी की अब है, भाई फिर साहब उन्हें शिफ्ट होता है। प्रोसिक्यूशन ने इस फैसले के अंदर, मैं आपको खुद कह रहा हूं, जो कानूनी सुकम थे पिछले फैसलों के अंदर, मैं तो एक अदना से कानून के तालिब इल्म के हवाले से कह रहा हूं कि इसके अंदर बहुत सी बातों के जवाब नैब ने भी दिए हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं, काइंडली उसे जरूर पढ़िएगा। मैं जरा एक परसेप्शन लॉस जो सियासतदानों का हो रहा है, तर्जुमा करवा देना, उर्दू तर्जुमा तो करवाएं आप मुनीब साहब, और चले तर्जुमा फरक करवा नहीं साहब रहे, ये काम आप कर दें। मैं फैसलाबाद से नहीं आया हूं कि मुझे तर्जुमे की जरूरत हो, अल्हम्दुलिल्लाह। फरक साहब ये बड़ी नहीं, बासी साहब तो मेरे भाई हैं, इनको इंग्लिश की समझ आती है। मैं बाकी अवाम के लिए भी कह रहा हूँ और बाकी लोगों के लिए भी कह रहा हूँ। अच्छा चले, वक्त से पहले मिठाई खा लेते हैं। बाकी लोगों को जो बैठे हैं, बासी साहब तो उससे माशाल्लाह जरूर बात काबिल करें आदमी उनसे। हैं, लेकिन हम सेनेटर इंशाल्लाह- हैं, मेरे भाई हैं, जी, ये तो बड़ी जजमेंट अच्छी भी इंग्लिश को इंशाल्लाह, और इस पर मैं समझते हैं। साबित भी कर सकता हूँ कि जजमेंट में क्या है, हाई कोर्ट में जरा आने तो दे। चले ठीक, बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। मैं तो कुछ आज के जो नुकात थे ना उस अदालती फैसले के अंदर वो हाईलाइट कर रहा था, लेकिन मैं सलीम साहब के पास आऊंगा। सलीम साहब, एक सवाल जो भाई साहब ने ब्रेक से पहले किया था कि आज जिन लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है, अदालत के अंदर भी नाम पुकारे जाएंगे, मीडिया के अंदर मीडिया ट्रायल भी होगा, ये बात उनकी वैलिड है कि अगर कल वो भरी हो जाते हैं तमाम इल्जामात से, खुद को बिल्कुल साफ शफाफ जाहिर कर देते हैं, तो जो परसेप्शन लॉस होता है उसका जिम्मा कौन लेगा, उसका भार कौन उठाएगा? कोई मौजूद अदालत उठाएगी, मीडिया उठाएगा, कौन उठाएगा? सलीम साहब देखिए, मैं तो कानून का तालिब इल्म भी नहीं हूँ और कानून को बिल्कुल नहीं समझता, इस मामले में बिल्कुल अनपढ़ हूँ। आप ला को समझते हैं और बैरिस्टर साहब ख़ुद बैरिस्टर भी हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है, बड़े टॉप क्लास के, और इस वक्त कानून साजी करने वाले सेनेट के भी रुकन हैं। तो इनकी मौजूदगी में, मेरे ख्याल में, और आपकी मौजूदगी में इस हवाले से मेरी गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। लेकिन हम जैसे तालिब इल्म सिर्फ एक कॉमन सेंस की बुनियाद पे जब हम देखते हैं, मसलन अभी ये जो फ्लैगशिप का मामला था, अब पहले सुप्रीम कोर्ट में इसी केस की बुनियाद पे आज आप जैसे लायर हमें बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था। आज नीचे की कोर्ट से उस मामले में वो बरी हो गए। तो खैर, नवाज शरीफ साहब का तो एक मामला है। अब एक तो मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि ऊपर जाके ये हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब यानी एक लिहाज से सुप्रीम कोर्ट पहले एक केस की जिसमें वर्डिक्ट दे चुकी है, उसी तरह के केस में अब नीचे की अदालत का अपील की समाअत करेगी। तो एक मेरे ख्याल में ये हम जैसे लॉ से नाबलद लोग भी समझते हैं कि ये जो रिवायत चल पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट को आप ट्रायल कोर्ट बना दे, तो नीचे वो जो शहरी होता है या जो मुतासरा फरीक होता है उससे आप दो अपील के हक छीन लेते हैं। फिर एक दूसरा, ठीक है, कल मैं सोच रहा था ये जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के हमारे यूनिवर्सिटी के इंचार्ज को और जिस तरीके से हथकड़ियों में उनकी लाश उस हालत में, ये भी अभी उन पे तो सिर्फ इल्ज़ाम था ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर 4-5 महीने बाद वो उसमें मासूम साबित हो जाए, बेगुनाह साबित हो जाए, उनकी ज़िंदगी अब कौन लौटाएगा? उसका ख़ानदान जिस कर्ब से गुजरा। तो ये जो पहलू हैं, फिर मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ किया ना कि देखिए करप्शन संगीन जुर्म है, बहुत ज़्यादा संगीन जुर्म है, लेकिन कुरान में भी अल्लाह ने इंसानी ज़िंदगी को दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म करार दिया है। अबरा वनवार पे कितने इंसानों के कत्ल के वो थे, उनके अपने महकमों के JITs ने उनको मुजरिम साबित कराया था। कभी रावनवार को हथकड़ी लगी, आज तक वो क्यों बाहर फिर रहा है, उनको क्यों VIP ट्रीटमेंट मिल रही है, उनके साथ फिर इस तरह का क्यों? अच्छा, फिर मैं अभी आपको रिसेंटली बता रहा हूँ, ये जो बड़े अफलातून इधर हमारे सामने लगे होते हैं और अपने सियासतदानों की तो बड़े वो करते हैं ना। उस रोज़ यहाँ पे ताहिर दावड़ जो एक SP था, जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगियाँ बचानी थी, उस पर कोई JIT क्यों नहीं बनती?
उसका कोई क्यों उस मामले की तहकीक नहीं करता? तो एक तो वो दूसरे मामलात को हम दूसरी जाने भी देते। फिर एक और चीज़ जो मुझे परेशान करती है, देखिए मैं तो जब से इस फील्ड में आया हूँ, ये तू मैं हम सुनते हैं भाई तुम चोर हो, इसका मुकदमा है, उसका मुकदमा है, अगले दिन फिर वो बंदा वो चहीता बन जाता है। मसलन आज जरदारी साहब के बारे में ये सब कुछ तो हो रहा है ना। कल जब इन्हीं पैसों से बलूचिस्तान में सेनेटर खरीदे जा रहे थे, फिर जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन उसी दौलत से वो किया जा रहा था, किसी पीटीआई ने एतराज़ किया था उस वक़्त, किसी और ने उसका एतराज़ किया था? और कल भी अगर उनके मामलात किसी जगह दोबारा ठीक हो जाए तो क्या फिर भी जरदारी साहब से मुतालिक ये रवैया होगा? एक तो ये चीज़। दूसरा, इस मुल्क को हम किस तरफ ले जा रहे हैं? मैं आज सोच रहा हूँ कि हमने कभी सोचा है कि उस रोज डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से निकलने का ऐलान किया, उसके क्या रिपरकशन होंगे? मैं बड़ी एक वो अफगानिस्तान मेरे ख्याल में 88 से बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है और उसके सबसे बड़े इफेक्टिव हम होंगे। चाहिए हम इस मुल्क के क्या इसमें इस मुल्क में थोड़ा सा उस पर डिबेट हुआ हमारे पॉलिसी हमारे हाथ तो जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यही है ना आजकल। फिर हमें नहीं है, वो डिस्कशन में भी नहीं है। फिर हमें जो कुछ बताया जा रहा है, देखिए इधर मेरिट पे और उसूलों पे कभी भी सियासत नहीं होती। इधर जाहिर बात है कि सियासत शख्सियात के गिर्द घूमती हैं। आप कल जो है इमरान खान साहब को इस इक़्तिदार से महरूम करे, उनके साथ ये सलूक करे, वो भी यही लहजा इख्तियार कर लेगा जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब के लोगों ने इख्तियार किया है। अब पहले से इस मुल्क के अंदर हम जो कह रहे थे कि हम 5th जनरेशन वार की जिद में हैं, पख्तून पहले से महरूमी का शिकार, गिलगित बल्तिस्तान वाले पहले से महरूमी के शिकार, बलूचिस्तान में पहले से ये सूरत हाल। अब दूसरी तरफ अब कुछ भी नहीं होगा। आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो तो जाहिर बात है कल अपने अपने कार्ड्स इस्तेमाल करेंगे ना। तो क्या इस बहस में ये एहतसाब तो कभी न हुआ है, न हो सकता है? मतलब आपको ये लगता है जो आज हो रहा है ये भी एहतसाब नहीं है? आपको लगता है जो आज हो रहा है ये भी एहतसाब नहीं है? ये लेकिन परसेप्शन की बात ही ना। कौन कहता है ये? कौन कहता है ये एहतसाब है? मैंने आपको बता दिया ना कि ये कैसा एहतसाब है। देखें ये कैसा एहतसाब है कि जिसमें गरीबों के घर तो मिस्मार होते हैं, लेकिन वजीर आजम की घर की बात आ जाती है बनी गाला की तो वो रेगुलराइज होता है। ये कैसे होता है कि एक के बाहर के अकाउंट्स निकल आते हैं, उसमें तो वो अंदर भी जाता है, इक़्तिदार से भी महरूम हो जाता है। अलीमा खान साहबा की आती हैं तो उससे सिर्फ कहते हैं कि आप इतने पैसे आके जमा कर लें। तो ये तो हर कोई देखता है। ये सवाल वगैरह की तो हम बात ही नहीं करते। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। धामरा साहब सवाल ये है अब मेरा आपसे, जब मुस्लिम लीग नून के हवाले से पैनामा का मामला आया था तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी या पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत भी कोई नाम बिगाड़ के कोई पैनामा का चोर कहता था, कोई पैनामा उनके नाम के साथ जोड़ता था उसको बाकायदा तौर पर। अब आज जो मामलात हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के गिर्द घूम रहे हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कि सिरे से मनोअन जो कुछ लिखा गया है वो भी गलत होगा, सब झूठ होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब तलब कर लिया है। आप ये कहते हैं कि अगर या बाजी साहब ने भी ये बात की कि अगर बिल्कुल ही इल्ज़ाम कोई साबित नहीं होता तो परसेप्शन लॉस क्या होगा, लेकिन अगर कोई एक इल्ज़ाम भी साबित हो जाता है, जो तर्ज हुकूमत रहा है सिंध का और जो परसेप्शन क्रिएट हो गई है सिंध के हवाले से, अगर इल्ज़ामात में से आधे भी साबित हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी का क्या दिफा होगा? मुनीर भाई बड़ी गुफ्तगू हुई और मेरे ख्याल में जो सवालात थे वो सलीम साफ़ी साहब ने काफ़ी जो मुझे बात करनी थी वो कह दी है। पहली बात तो जिस जीआईटी की हम बात करते हैं ना, और जो हुकूमत भी रट लगाए बैठी है कि ये जीआईटी थी और उसने जो कुछ कहा हुकूमत के कैंपों में तो उसको मनोअन कबूल किया गया है। मगर मैं कह रहा हूं कि जो शहजाद अकबर की जो पॉइंट मैंने आउट की थी, चलो एक सिस्टम है ना, एक सीसीटीवी कैमरा उस इलाके की 48 घंटे की पहले की आप ले लें कि कितनी देर तक वो जीआईटी मेंबरान के साथ रहे। एक और भी एक सिस्टम है जियो फाइनेंसिंग का, वो क्या कहते हैं उसको, अगर वो भी अगर आप कर लें तो हमने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आप जरा ये रिपोर्ट ले लें कि वो क्या करने गए थे, क्या हुआ क्या होगा के दरमियान। हुकूमत के तो ताबे है वैसे एफआईए, हुकूमत के ताबे एफआईए और जो इदारे थे वो हुकूमत के ताबे है। अगर तो भाई यही तो कहना है ना, यही कहना है जो मैं कह रहा हूं वो आप कह रहे हैं कि जो इदारा आपके ताबे है उन्हीं अफसरान ने जो रिपोर्ट बनाई है
सुप्रीम कोर्ट और उस इदारे के दरमियान, जेआईटी के दरमियान एक मामला है, सर, तो आप क्या करने गए थे, ये मेरा सवाल है। सर, जो जेआईटी मियां नवाज शरीफ साहब की थी, उसमें भी टेक्निकली वो लोग थे जो कि हुकूमत के अंडर थे। पीटीआई तो कहती थी एहतसाब नहीं कर पाएगी, लेकिन बड़ा अच्छी रिपोर्ट बकौल पीपल्स पार्टी के और पीटीआई के मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जेआईटी में पैनामा में दी। मैं कह रहा हूं, देखें उसमें और इसमें फर्क यह है, मुनीब साहब के उसकी अपीयरेंस उसने खुद शो की है, और ये पीपल्स पार्टी इल्जाम नहीं लगा रही, ये खुद सहाफती हलकों से ये बात सामने आई है, और वो मान रहे हैं कि वो तीनों इदारों के लोगों से मिलते रहते हैं। अगर ये कहते हैं कि ये जो एहतसाब है बड़ा शफाफ है और इसमें पीटीआई की हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, दूसरी जानिब वो शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि नहीं जनाब, मैं तो नैब से, एफआईए से और जेआईटी अराकीन से मिलता रहा। भाई ये तो मामला है एहतसाब अदालतों का या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा कोई अमल दखल नहीं, दूसरी तरफ आप इन्फ्लुएंस पैदा करने के लिए उनसे मुलाकातें किस शौक में कर रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है, अभी बड़ी बाजी की बात तो कह दी सलीम साफी साहब ने कि 60 अरब रुपए का मामला है, मगर उसको क्लीन चिट है। दूसरी बात है कि केपीके से 5 प्रोसिक्यूटर जो है एक ही लॉट है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। जुल्फी बुखारी का प्रोसिक्यूटर जो है वो इस्तीफा देने पे मजबूर हो गया। बन्नी गाला के अंदर आपका डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उसको अलग कर दिया गया इन सारे केसों से। तो आप किस तरह कहते हैं क्रॉस द बोर्ड? सर, इस तरह तो तौहीन कर रहे हैं, क्रॉस द बोर्ड लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह तो डॉक्टर आसिम हुसैन के मामले के अंदर भी बहुत से आईओज थे, उनको तब्दील किया गया, बहुत से ऐसे थे जो रिजाइन कर गए, उन पर भी दबाव था। इस तरह तो बहुत से सवाल पीपल्स पार्टी से, ऐसे तो हुकूमत से भी हो सकते हैं। सर ये तो क्रेडिबल हुकूमत है ना। अच्छा सर ये तो क्रेडिबल हुकूमत है ना। अच्छा, इसकी तो क्रेडिबल के बड़े शहंशाह, मतलब म्यार वो नहीं है जो आपका म्यार था, मतलब म्यार वो नहीं है आपका म्यार था, बट टुवर्ड्स द वेरी एंड। ठीक है, सवाल अपनी जगह। आखिरी बात मुनी भाई, आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब के वो 11 साल वो किस खाते में होंगे, हम किससे ढूंढें और किससे मांगे, जिसमें 12 रेफरेंसेस दाखिल होते हैं उसके खिलाफ इसी मुल्क के इदारे, उस वक्त जनाब मुल्क के इदारों ने पीपल्स पार्टी के बहुत अरबों रुपए केस, डिफेंस करते थे, अरबों रुपए लगे थे। पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा डिफेंस और था, बाइज्जत तौर पर बरी। पीपल्स पार्टी के बहुत बड़ा डिफेंस करते थे फवाद चौधरी साहब। उन्होंने कहा था कि अगर आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ 11 साल के बाद भी कुछ साबित नहीं कर पाए तो गो टू हेल। लेकिन आज वो वजीर इत्तलात हैं हुकूमत के। फवाद चौधरी साहब आपको अगले दरख्त पे आपको फिर नजर आएंगे, अगर किसी और चले। बट फारूक साहब टुवर्ड्स द वेरी एंड, जवाब क्या है हुकूमत की तरफ से? ये बार बार बात शहजाद अकबर साहब पे हो रही है, वो क्यों मिले जेआईटी के लोगों से? देखिए, शहजाद अकबर साहब वाला मामला मैंने आपको पहले क्लैरिफाई कर दिया, वो स्पेशल असिस्टेंट हैं और जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा बाहर पड़ा है उसको वापस लाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस हवाले से उस देखें, धामरा साहब हौसला रखें, आपका नाम भी आजिज़ है, थोड़ी सी आजिज़ी हमारे लिए भी रखें प्लीज, मेहरबानी। बात यह है कि मामला आप इसको समझें कि जो देखें, जो शहजाद अकबर साहब हैं, वो जेआईटी के मेंबरान को नहीं मिले। उन्होंने जो अपना मौकफ क्लियर किया, उन्होंने कहा कि वो एफआईए और नैब के जो अहलकार हैं उनके साथ उनका राब्ता होता है, उनकी जो डोमेन है उसमें। गुजारिश सुन लेना, मुझे बात मुकम्मल। देखें, मामला ये नहीं है, देखें मामला ये है कि मुल्क का पैसा लूटा गया है, चोरी हुई है इस मुल्क के अंदर, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग भी होती रही है, अयान अली भी सामने आती रही है। ये यहाँ पे प्रोसिक्यूटर को रो रहे हैं, भाई जो बंदा अयान अली के जो 60 अरब रुपए वाला मामला है, जो अयान अली को देखें, सुन लेना, मैं आपकी सब आपाओं की तरफ आऊंगा, हौसला रखें। देखिए, मामला ये है कि जो अयान अली को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, बाकी तो सब अदालतों में है ना, उसको तो कत्लेआम, उसको तो कत्ल कर दिया गया था। आपके इल्म में बाकी तो सब अदालतों में है। देखें, अब आप अलीमा खान वाले मामले पे, अगर प्राइम मिनिस्टर गैर कानूनी घर में रह रहा है, धामरा साहब मेरी बात तो फरूक साहब की बात मुकम्मल हो जाए। सब बात सुन लेना। मैंने कब कहा है कि लाहौर का बिलावल हाउस मलिक रियाज ने आपको तोहफे में दिया? मैंने कब ये बात कही है? वैसे लोग जानते हैं सारी इस बात को, हौसला रखें जरा। देखें, मामला ये है कि आपके इल्म में होना चाहिए जो देखें, सुन लें, गुजारिश सुन लें ना, मैं भी साहब सदर आसिफ जरदारी की बात कर रहा हूँ। जो मामला है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो घर है
वो उन्होंने मनी ट्रेल उसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर साबित की, उन्होंने पकड़ के उन्होंने अपने पैसे से बनाया, वो चोरी से नहीं बना। दूसरा, अलीमा खान के लिए तो आपको खुश होना चाहिए कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बहन के खिलाफ एफबीआर सुन ले ना, सुन ले ना, गुजारिश सुन ले, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बहन के खिलाफ आकर एफबीआर अपना केस बिल्डअप करता है, उनको जुर्माना होता है। आप दो वकील बैठे हैं ना सर, 2 वकील बैठे हैं, गुजारिश सुन लेना धामरा साहब, गुजारिश सुन लेना सर, गुजारिश सुन ले, मैं बिल्कुल, मुझे कोई ऐसा मामला नहीं, मैं आपकी बात गुजारिश सुन ले। अलीमा खान ना तो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, सुन ले, ना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ना वो एक खैराती इदारे की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर है। गुजारिश तो सुन लेना, गुजारिश सुन ले सर, गुजारिश सुन लेना, कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, गुजारिश सुन ले। अगर आपको धामरा साहब, अगर आपको कोई इतराज है उस मामले पर तो केस ले जाएं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बहन के खिलाफ एफबीआर केस ले जाएं। बात मुकम्मल नहीं हो पा रही। 60 अरब का मामला है, 60 अरब का मामला है। देखें, आपको तो हिसाब देना पड़ेगा उन अरबों का जो ओमनी ग्रुप खा गया, यही तू मैं देना पड़ेगा ओमनी ग्रुप का, आपको फुफो यानी आपको जो है वो 19 कॉन्ट्रैक्टर्स का हिसाब देना पड़ेगा जो। अच्छा चलिए, मैं वक्त खत्म हो गया सर, बात कर रहे हैं, आपको हिसाब, आप लाडले हैं वो अलग बात है। अच्छा चले सर, मुझे कंक्लूड करना पड़ रहा है, फरक साहब, धामरा साहब, जनाब अब्बासी साहब और सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलीम साफी साहब ने जो बात की वो अहम है कि एहतसाब के नाम पर यही तू मैं होती रहेगी, लेकिन जिस तरह से ये मामला चल रहा है ऐसा चलना नहीं चाहिए, कुछ तब्दीली जरूर होनी चाहिए। जिस पर सवाल उठाओ वो कहता है एहतसाब गलत है, वो, और जिस पर सवाल उठाओ, जिस जमात पर, पूरी जमात अपने कायदीन के दिफा में बाहर निकल आती है। शायद ये बात दुरुस्त भी है, शायद गलत भी, फैसला आपको करना है। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर देकर देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।